कितने अनमोल थे वो दिन जब मैं किसी आज़ाद परिंदे की मानिंद घर के चमन में इधर से अलिफादेर उड़ती फुरती थी। कायनात की हर शय से बेगाना मेरी जिंदगी बचपन के सफ़र में थी। ये मेरे बचपन के दिन थे जिनको मैं कभी नहीं भुला सकती। इसके बाद उम्र का वो दौर आया जब आईने के मुकाबिल अपने अक्स से बातें करने लगी। शायद शऊर की दहलीज पर कदम रख चुकी थी जबकि मेरी दोनों बहनें अभी छूटी थीं। अब मैं उम्र के इस हिस्से में थी जिसमें तमन्नाओं, चाहतों और अरमानों की गुनगुनाहट धीमे सरों में सुनाई देने लगती है और हर लड़की अपने मुस्तकबिल के बारे सोचती है। मैं भी तसव्वुरात में खोई आने वाले दिनों की खुशियां ख्वाबों में समेट रही थी कि एक दिन कुछ अनजाने लोग हमारे घर आए और मेरा रिश्ता तलब किया। वालिदैन को रिश्ता पसंद आ गया और मंगनी हो गई। कुछ अरसा बाद फिर वही लोग आए। मैं खुशी से फूली ना सुमा रही थी। सुना था कि शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। मेहमान आकर रुखसत हो गए मगर मेरे घर वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट न थी। वो मायूस और मुस्तरब दिखाई दिए। उनके मुरझाए चेहरे देखकर समझ गई कि उनकी आस टूट गई है। तभी उम्मी ने बताया कि लड़के वाले मनमी तोड़कर चले गए हैं। वो कह रही थी कि भला ये भी कोई बात है, पहली बड़ी को पसंद करके रिश्ता तय कर लिया और अब बड़े को छोड़ मंझली को मांग रहे थे। भला ये क्या शरीफों का तरीका है। लड़कियां ना हुई, खिलौने हो गई, वो रिश्ता खत्म कर गए हैं। ये सुनकर जमीन पैरों तले धंसती मालूम हुई और मेरे ख्वाब शीशे की तरह टूट कर बखर गए। दुख इस बात का नहीं था कि वो रिश्ते की बात खत्म कर गए थे, बल्कि दुख इस बात का था कि मेरी दोनों छोटी बहनों का क्या होगा। एक तो अब बचपन की दीवार फलांग कर जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली थी और दूसरी अभी छूटी थी। मंगनी इस बात पर टूटी थी कि लड़के ने मंगनी वाले दिन मेरी मंझली बहन को देखा तो घर जाकर अपनी माँ से कहा कि तुमने बड़ी का रिश्ता क्यों लिया जबकि दूसरी इससे ज्यादा खूबसूरत और दिलकश खदूखाल वाली है। आपको वो नजर नहीं आई थी। मेरी शादी करनी है तो दूसरी वाली का रिश्ता तलब करे। मैं उनकी बड़ी लड़की से शादी नहीं करूंगा। लड़के की इस बात का जिक्र उन्होंने जब मेरे वालिदैन से किया तो मेरे वालिदैन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। जब तक बड़ी की शादी नहीं हो जाती हम छोटी लड़कियों की शादी का सोच भी नहीं सकते। अगर आपको हमारी बड़ी बेटी कबूल नहीं तो रिश्ता छोड़ दीजिए। इसमें शक नहीं कि छोटी बहनें मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थीं और वक्त के साथ साथ वो मेरे बराबर हो रही थी, मगर उम्मी अबवान के लिए आए रिश्ते इस वजह से ठुकरा रहे थे कि बड़ी की मौजूदगी में छोटी बेटियों को क्यों कर बया दे। यही सोचकर आंखें भर आती थीं कि मेरी मामूली सूरत के बाइस मेरी बहनों के अच्छे नसीबों को ठोकर लगाई जा रही थी। मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी, यहाँ लड़कियों का अपनी शादी और रिश्ते नाते पर इजहार ख्याल मयूब बात समझी जाती थी, जबकि मैं अपने वालिदैन को समझाना चाहती थी कि अगर लोग मेरे बजाय मंझली या छूटी को पसंद कर लें तो अच्छा रिश्ता गिनवाने की बजाय हाँ कर देनी चाहिए ताकि गुर्बत में एक बच्ची के फर्ज से तो सुबुकदोशी पालें। जब मेरे मुकद्दर में होगा तो मेरा रिश्ता भी हो जाएगा। लेकिन वालिदैन ने अपनी सोच न बदली। वक्त के साथ साथ दोनों बहनें मेरे बराबर की हो गई। वालिदैन अपनी जिद पर कायम रहे। वालिदा फिर से मुसल्ला पर बैठ गई और रात दिन मेरे नसीब खिलने की दुआएं मांगने लगी। उनको इस कदर महवियत से दुआएं मांगते देखकर मेरे दिल से आह निकल जाती और मैं भी दुआ करने लगती कि ए अल्लाह, मेरी वालिदा की सुन ले और उनको सुकून दे। अल्लाह ने उनकी सुन ली। इस बार फिर लोग आए और मेरी छोटी बहनों को देखने के बावजूद उन्होंने मेरा रिश्ता ही तलब किया। कुछ दिनों बाद वो मेरे सर पर गोटे वाली चीज़ी डाल और अंगूठी पहनाकर चले गए। हमारे घर में खुशियों का ठिकाना न था। वो जल्द शादी की तारीख मांग रहे थे। मेरा जहेज तो तैयार रखा था। वालिद साहब ने फर्नीचर बनवाने का भी ऑर्डर दे दिया। अब शादी की तारीख का ऐलान बाकी रह गया था कि अचानक मंगनी टूटने का ऐलान हो गया। पता चला लड़के को कोई और लड़की पसंद थी और उसके वालिदैन को वो लड़की पसंद न थी। माँ बाप के दबाव में आकर पहले तो वो चुप रहा, मगर ऐन वक्त पर झगड़ उखड़ा करके शादी से इनकार कर दिया और घर से भाग जाने की धमकी भी दे दी। माँ बाप से पिटाए कि अब किया करें, मगर जवान औलादाल जब काबू में ना आए तो वो तूफान होती है। काश कि वो चुप न रहता और पहले ही बोल पड़ता तो मुझ गरीब को दूसरी बार मंगनी टूटने का दुख ना सहना पड़ता। इस जालिम को क्या खबर कि जब दूसरी बार मंगनी टूट जाए तो लड़की पर क्या गुजरती है, आइंदा की उम्मीद में ही खत्म हो जाती है। हम तो गरीब लोग थे।
बड़ी मुश्किल से गुजर बिसर हो रही थी। सफ़ेद पोशी का भरम रखने को छोटी छोटी ख्वाहिशात का भी गिलत बाना पड़ता था। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। अब तो चेहरे की नौखेजी में भी कमी आ गई थी। तभी वालिद मेरी फिक्र में घुले जाते थे। आखिरकार वो बीमार पड़ गए। इस वक्त मेरी उम्र 26 बरस थी। हमारा गुजारा थोड़ी सी जमीन की पैदावार पर था। काफी अरसा मेरे लिए कोई रिश्ता ना आया। रिश्ता कराने वाले भी जानते थे कि जब तक बड़ी बेटी है ये लोग छोटी लड़कियों के रिश्ते नहीं करेंगे। तभी अब दूसरी दोनों बहनों के रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। फिर 2 बार की मंगनी टूटने का किस्सा खानदान भर में सभी को मालूम था और ये दुनिया वालों के लिए मामूली बात न थी। हम जहाँ रहते थे ये पहाड़ी इलाका था। वहाँ मुल्कों से पानी नहीं आता था बल्कि चश्मे से लोग पानी लेते थे। हमारी खाल हक का घर करीब था और उनके घर पानी आता था। लिहाजा इन्हानी और कपड़े धोने के लिए हम लोग खाला जाहिदा के घर चले जाते थे। खाला का बेटा बाबर मुझसे चंद बरस बड़ा था। जब मैं उनके घर कपड़े धोने जाती वो गीले कपड़े रस्सी पर डालने में मेरी मदद करता था। इसके साथ ये रस्मी बातचीत महरूमियों से रोशन ख्वाबों में बदलने लगी। अलिफादेर वो मेरी कमी महसूस करता तो मैं भी तभी किसी बहाने उसके दीदार को खाला के घर जा पहुंचती। खाला की जहां दीदा निगाहों ने जान लिया कि हम एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने वालिदा से तज़किरा किया। कहा कि तुम सनोबर का रिश्ता बाबर के लिए दे दो। इसी में हम दोनों घरानों की भलाई है। कहीं ये ना हो कि हमारे बच्चे कोई गलत कदम उठा लें। बात दरअसल ये थी कि वालिद का ज़मीन के बंटवारे पर कुछ मसला था। नाना की ज़मीन में से वालिदा और खाला को हिस्सा मिला तो खालवी ने असर रसूख इस्तेमाल करके जिस ज़मीन पर फलों के दरख्त थे अपनी तरफ ले गए और मेरी वालिदा को बेआबाद ज़मीन का टुकड़ा दिया। इस पर वालिद उनसे खफा थे। वालिदा ने झगड़ा करने से अबू को रोक दिया था। वो अपनी बहन से ताल्लुक़ ख़राब न करना चाहती थी मगर अबू खालू को नापसंद करते थे। इसी वजह से उनके लड़के को किसी बेटी का रिश्ता देना नहीं चाहते थे। जब खाला ने उम्मी को समझाया कि ये रिश्ता ना हुआ तो हमारे बच्चे किसी लग़्ज़िश का शिकार ना हो जाएं, तब उम्मी ने ज़ोर देकर वालिद से मनवा लिया और वो मेरा निकाह बाहर के साथ करने पर रज़ामंद हो गए। ताहम रुख़सती के लिए थोड़े अरसे की मोहलत लेता कि शादी की तैयारी कर सकी। जब मेरा निकाह बाहर से हो गया तो वालिदा ने मुझे मना किया कि अब मैं खाला के घर इस वक्त तो ना जाऊं जब तक रुख़सती ना हो जाए, वरना ख़ानदान वाले बातें बनाएंगे। मैं और बाबर इस पाबंदी से बहुत बेचैन हो गए। एक दूसरे से मिले बगैर हमको करार ना आता था और बहाने बना के हम मिलते भी थे। खालू ने इस बात को पसंद ना किया और बाबर पर सख्ती की कि जब तक रुख़सती नहीं होती तो मनकूहा से नहीं मिलोगे और वो भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। अब हम सख्त मजबूर हो गए। उधर वालिद साहब फसल की फ़रोख्त का इंतज़ार कर रहे थे ताकि रकम हाथ आए तो मुझको इज्जत से रुख़सत कर दे। फसल उतरी, फ्रूट पेटियों में बंद हो गया और आरती ले गए। अब रकम के मिलने का इंतज़ार था ताकि शादी की तारीख रखी जाए और मेरी रुख़सती इज्जत से हो जाए। कहते हैं पाबंदियाँ इंसान को और बेकरार करती हैं, ये बात सच है। एक दिन खाला अपनी लड़कियों के हमरा हमारी शादी की खरीदारी के सिलसिले में मुजफ्फराबाद गई हुई थी और घर में बाबर के सिवा कोई नहीं था। खालू भी उनके साथ ही गए थे जबकि मेरे वालिद भी शहर गए हुए थे। मैं मैले कपड़े धोने के बहाने उनके घर जा पहुंची। मेरे जाने से बाहर की ईद हो गई क्योंकि जुदाई हम दोनों की दुश्मन थी। अब घर में तन्हाई थी और हम दोनों थे, लिहाजा ये तन्हाई जुदाई से भी ज्यादा बैरी निकली। पहले तो बाबर उधर उधर की बातें करता रहा, फिर इसको एक गंभीर खामोशी ने घेर लिया और बुरे वक्त का मुझे बिल्कुल भी पता ना चला। होश आया तो नदामत के कांटों से दामन तार तार था। बाबर ने कहा, ऐसे हमारी चंद दिनों बाद शादी हो जाएगी, तुम इस बात का किसी से जिक्र न करना कि हम मिले हैं। खुदा की करनी कुछ और होती है और इंसान कुछ और सोच रहा होता है। हमारे साथ भी यही हुआ कि मेरे वालिद साहब जब आरतियों से फसल की रकम लेकर शहर से वापस गांव आ रहे थे तो किसी बदखा को इल्म हो गया कि उनके पास खासी रकम है। बस उन्होंने एक वीरान जगह पर रास्ते में उनको घेर लिया और तुम छीन ली। मुज़ाहमत पर वालिद साहब को धक्का दिया। वो इस तरह गिरे कि उनका सर एक पत्थर से जा टकराया और इस शदीद चोट से होश हो गए। काफ़ी देर बाद जब कुछ राहगीरों ने उनको सड़क किनारे बेहोश पाया तो उठाकर अस्पताल ले गए मगर उन्हें होश ना आया और इसी बेहोशी के आलम में चल बसे। वो घर जो शादी की खुशियों का मुंतज़िर था वहाँ सफ मातम बिछ गई।
जाहिर है शादी भी 6 माह के लिए मुलतवी हो गई। यूं मेरी रुखसती होते होते रह गई और वालिद की वफ़ात से मैं बहुत गमज़दा थी। बाबर मुझे तसल्ली देता कि सब्र करो, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। इसकी तसल्ली से मुझे ढारस मिलती, सुकून महसूस होता। वो समझाता कि हम बेबस हैं, जब अल्लाह को मंजूर होगा हम एक हो जाएंगे। तुम मेरी मनकूहा हो, फिर खौफ किस बात का है। वालिद की वफ़ात के बाद अब मैं बिला खौफ अपने घर से मुत्तसिल बाग में बाहर से मिलने लगी। वालिद तो रहे न थे, वालिदा और बहनों का डर न था। भाई बाहर होते और खालू हमारी तरफ आते न थे। इनको इल्म ही न था कि हम मिलते हैं। अब सिर्फ मुलाकात पर इत्तेफा न रहा था। दूरियां नज़दीकियों में सिमटती जाती थीं, और ये सच है जब एक बार कदम बहक जाएं तो फिर बुराई का खौफ जाता रहता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। एक दिन पता चला कि मैं जिल्लत के अथाह गले में गिरने वाली हूँ। वो दिन क़यामत का था। मैं हकीकत से बाबर को आगाह करना चाहती थी, मगर कुदरत ने हमको शायद इस लफ्ज़िश की सज़ा देना थी कि हमें मौका ही ना मिला। बाबर अपने वालिद का ट्रक लेकर पेशावर गया हुआ था कि वो वापस ना आया। जाने क्या मामला हुआ, ट्रक समेत वो मंजर से गायब हो गया। खालू बेचारे इसकी तलाश में भाग दौड़ कर रहे थे, मगर कुछ पता ना चला। यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। बिलाखिर किसी तरह बाबर ने राबता किया कि कुछ कर्ज खाहों को खालू ने जो रुपया अदा करना था, हर वक्त अदायगी न होने की वजह से कर्ज खा उसको ट्रक समेत अगवा करके इलाका गैर ले गए। जब तक कर्ज की तमाम रकम वो अदा नहीं करेंगे, इसको रिहाई नहीं मिलेगी। खालू ने अब रकम के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी और मेरी शादी एक बार फिर मुलतवी हो गई, क्योंकि पहले तो बाहर को बाजियाब करना था। अब मामला मजीद लिम्भेर हो गया। बात कहने की ना थी। किस तरह अपना राज किसी को बताती। हालात के थपेड़े सहने को तन्हा रह गई थी। माँ को पता चला, उन्होंने सर पेट लिया, मगर सर पेट लेने से तो मसला हल नहीं होता। नाचार माँ ने खाला जाहिदा को मामले से आगाही दी। उन्होंने तसल्ली दी कि सब्र करें और खामोश रहें। घर का मामला है, बाबर का वालिद बेटे को जल्द लेकर आएगा और झटपट हम रुखसती कर लेंगे। राज राज जाहिदा खाला ने कहा था कि इस बात का किसी से जिक्र ना करना, ये हमारी बहू है, अनकरीब हमारे घर आ जाएगी। मगर उन्होंने क्या मुझे बहू बनाना था। बाबर के आने से पहले ही मेरी चची को शक हो गया। इसने चा को बताया और इस तरह मेरे भाइयों को भी उन्होंने शक में डाल दिया कि उनकी बहन की लफ्ज़िश से ख़ानदान की नामूस खाक में मिलने वाली है। तो उन्होंने एक रात जब मैं सो रही थी मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। वो मुझे ख़त्म कर देना चाहते थे, लेकिन खुदा को मेरी मौत मंजूर ना थी। मैं शदीद ज़ख्मी होकर भी जिंदा बच गई। मेरी माँ ने बेटों के डर से मुझे को एक रिश्तेदार के घर दूसरे गांव भेज दिया। वहाँ मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, क्योंकि मैं ज़ख्मी हालत में गई थी और माँ ने मुझ पर ससुराल वालों के ज़ुल्म की झूठी कहानी घड़कर सुना दी थी। 3 माह बाद माँ आकर मुझको ले गई और उसने बच्ची को एक तीसरे गांव, जो काफ़ी दूर था, वहाँ ले जाकर अपने किसी और रिश्तेदार के घर दे दिया। जिस खातून की गोद में बच्ची को डाला वो बे औलाद थी। मैं अकेली ही घर आ गई और माँ की मिन्नत समाजत और उन्हें बिलकन्ने से भाई चुप हो रहे। उन्होंने मामले को अपना शक जाना और बात दब गई। जब बाहर रहा होकर आया और उसको वालिदा ने हालात से आगाह किया तो वो बरहम हो गया। उसने कहा कि अगर आप लोगों का दावा है कि बच्ची मेरी है तो इसको वापस लाना होगा, वरना मैं सनोबर से शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा कि फ़िलहाल बच्ची वापस नहीं लाई जा सकती, वरना मेरे बेटे सनोबर को जिंदा ना छोड़ेंगे। बाबर की नीयत वो जाने, मगर इस बात का बहाना बनाकर उसने मुझसे निकाह ख़त्म कर दिया। इस तरह मैं आबाद होने से पहले उजड़ गई और तलाक का ऐसबा भी मुझ पर लग गया। इन दिनों में रंजो गम और बाबर की बेवफाई के सदमे से निढाल थी। जिस रोज़ इसने मुझे तलाक दी, दाके से बुरा हाल था। अपने कमरे में सुबह से रात तक एक ही जगह बैठी रोती रही, यहाँ तक कि निस्फ शब बैठ गई। सोचती थी मेरा कसूर क्या था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। लेकिन मेरा कसूर तो था कि मैं बुजुर्गों के मना करने के बावजूद तन्हाई में बाबर से मलती थी। इंसान खता का पतला है और जब गलती हो जाए तो बाज़ दफ़ा उसकी सज़ा भी मिलकर रही थी। मुझे सज़ा बच्ची की जुदाई और बाहर की बेवफाई की सूरत में मिल गई। रात का बड़ा हिस्सा बैठ चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती तो कलेजा कटने लगता था। मैं रात की तारीकी में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी।
माजी की यादें और बाबर के साथ बीते लम्हात फिल्म की स्क्रीन की तरह आंखों के सामने चल रहे थे। 2 साल मेरी जिंदगी के उन्हीं कुपिलों में दबी आग जैसी सुलगन में सुलगते कट गए। शुक्र है कि मुझको लोगों की तीखी नज़रों और तानों का सामना नहीं करना पड़ा। फिर मेरी एक डोर की खाला ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा और सादगी से मेरा निकाह कुछ अरसा बाद शफीक से हो गया। शफीक एक निहायत शरीफ इंसान थे। शादी के 2 साल पर सुकून गुजर गए। एक दिन मेरी सास इस गांव जा निकली जहां मेरी और बाबर की बच्ची ने जन्म लिया था। किसी ने इसको मुझ पर जुल्म की दास्तान सुनाई तो वो हक्का बका रह गई। इसने कहा कि मेरी बहू की तो कोई बच्ची नहीं है, ये क्या मामला है। वो मामले की तहकीक में लग गई। इसने बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लिया और मुझसे पूछा और उसको मेरे पास लाने का वादा किया। मैं तो अपनी बच्ची के लिए दिन रात तड़पती थी। सास का मोहब्बत भर अरवा देखा तो उसकी चाल को ना समझ सकी। ये भूल गई कि ये माँ नहीं, सास है। बस वो दिन मेरी जिंदगी के सुकून का आखिरी दिन था। मेरे खावंद को उन्होंने बता दिया। इसके बाद दिन रात के तानों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। मेरे भाई की शादी पर भी उन लोगों ने मुझे मैके न जाने दिया। कह दिया कि अब तुम मैके से कोई ताल्लुक ना रखोगी और वहां कभी ना जाओगी। हम तो समझे थे तुम पर जुल्म हुआ है। हमको क्या खबर थी कि इससे आगे बहुत कुछ हो चुका है। अब ना तुम्हारे मैके से कोई यहाँ आगेगा और ना तुम वहाँ जाओगी। रू रू कर मेरा बुरा हाल हो गया। अब मैं अपने मैके की दहलीज पर कैसे कदम रख सकती थी। वक्त गुजरता रहा, मैं गीली लकड़ी की तरह जलती बुझती और सुलगती रही। शफीक अहमद और उसके घर वालों ने मुझे कभी मैके जाने ना दिया और ना ही घर का सिक दिया। मैं बस उनके घर की खिदमतगार की हैसियत से रू रहती थी, क्योंकि आगे भाइयों का डर था। बाबर सऊदी अरबिया चला गया और वापस नहीं लौटा, लेकिन अपनी मासूम बच्ची को गम मुझे देखना था। जिस औरत ने मेरी मासूम बच्ची को गोद लिया, इसने इसका नाम गुलनाज रखा था। वो कोई अच्छी औरत ना थी। इसने अपने तरीके से इसकी परवरिश की और उसकी शादी एक अपने वाकिफगार घराने में कर दी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से अच्छे घरानों से उसके रिश्ते आते थे। खुदा जाने इस औरत ने इसका रिश्ता ज़हूर से क्यों किया। वो एक गरीब और मजदूर पेशा था, लेकिन इसका भांजा कासिम एक अमीर आदमी का बेटा था। जब गुलनाज का निकाह ज़हूर से हो गया, इसका भांजा भी घर आने लगा था। अब इस औरत को ख्याल आया कि मैंने गलत किया है। बजाय मामू के मैं गुलनाज को कासिम से ब्याहती तो अच्छा था। आज लड़की भी ऐश करती और मैं भी। इत्तेफाक के कासिम को भी गुलनाज अच्छी लगती थी। रिश्तादारी की वजह से कासिम के घर आने जाने को ज़हूर ने भी बुरा न जाना। वो यही समझा कि शायद मीर अखियल करते हुए भांजा सौदा सलफ लाने को अपनी मुमानी के पास आता है, जबकि घर में वो औरत गुलनाज और कासिम के दरमियान कोई और ही ताल्लुक बना चुकी थी। इससे पहले कि इस ताल्लुक का किसी को इल्म होता, उसकी आशीर्वाद से गुलनाज और कासिम गांव छोड़कर निकल गए। उनके चले जाने के बाद उस औरत ने शोर मचा दिया कि ज़हूर अहमद मेरी बेटी को तलाक दे, क्योंकि इसका भांजा गुलनाज को ले गया है। ये गांव गांव शहर शहर छुपते रहे, क्योंकि ज़हूर ने इन दोनों को कत्ल करने की ठान ली थी। कुछ दिनों बाद ही कासिम गिरफ्तार हो गया और गिल अकेली रह गई। इसने अपनी मुंहबोली माँ को पैगाम भेजा कि मैं अकेली रह गई हूँ, अब तुम मेरे पास से जाओ। माँ इस जगह चली गई जहाँ गुलनाज थी। एक रोज़ अचानक महल्ले वालों को मालूम हुआ कि इन औरतों के घर कोई बाशख्स आता है। उन्होंने माँ बेटी से मामले का खोज लगाया और ज़हूर वालों को उनके मामले से आगाही दी। अगले दिन ही ज़हूर अहमद का छोटा भाई मंजूर अहमद और सास इसको लेने आ गए। उन्होंने कहा, जो भी हुआ लेकिन हम गुलनाज को इज्जत बना चुके, ये हमारी बहू है। हमने मुआफ़ किया। अब ये हमारे साथ घर चले, मगर लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। ज़हूर को भी जिद हो गई थी कि एक बार तो बीवी को ज़रूर घर लाना है। इसके बाद जो चाहे इसका मैं हश्र करूं। वो हर दूसरे तीसरे दिन माँ और भाई को उनके पास भेजने लगा। इस सूरत हाल से ये माँ बेटी तन आ गई। ये मुश्तबा शख्स जो उनके घर आता था, एक ट्रक ड्राइवर था, जिसने उन माँ बेटी को सहारा देने की हामी भरी थी, और माँ ने इससे वादा किया था कि अगर वो ज़हूर वालों से उनका पीछा छुड़वा दे तो गुलनाज की शादी इसके साथ कर देगी। अगले दिन ज़हूर का भाई आ गया कि भाभी घर चलो। इस दिन वो ड्राइवर मेहरबान खान भी वहाँ मौजूद था। तभी ये दोनों माँ बेटी खौफजदा हो गईं कि ये लड़का अब जाकर घर वालों को खबर कर देगा कि उनके घर तो एक गैर शख्स मौजूद था।
खुदा जाने उसके बाद ज़हूर उनके साथ क्या करे। बस उन्होंने मंजूर को बिठा लिया और कहा, तुम बैठो, ज़रा इंतज़ार करो, तुम्हारी भाभी अभी तैयार होकर साथ जाती है, जब तक आप लोग चाय पियो। वो इसको बातों में लगाकर झट पे चाय बनाकर भी ले आए। उसने चाय में नशा आवर 2 उमला दी थी, जिसके पीने से मंजूर पर गुनूदगी तारी हो गई। वो लेट गया और बेहोश हो गया। उसने ट्रक ड्राइवर से कहा कि मेहरबान, अब तुम इसको ठिकाने लगा दो, वरना हमारे साथ ज़हूर तुमको भी अपने इताब का शिकार बना देगा। मेहरबान भी एक नौजवान लड़का था। उसने मंजूर को कंधे पर लाद कर ट्रक में डाला और पहाड़ियों से गहरी खाई में गिरा कर आ गया। जब मंजूर 2-3 दिन तक ना आया तो इसकी माँ को फिक्र लाहिक हुई कि मेरा लड़का भाभी को लेने गया था, कहाँ रह गया है। वो गुलनाज की माँ के पास पहुंची और मंजूर के बारे पूछा। वो बोली, तुम्हारा लड़का तो इधर नहीं आया, कहीं और पता करो। इसकी माँ को शक हुआ और उन लोगों ने थाने जाकर रपट लिखवा दी। पुलिस ने तफ्तीश की तो राज खुल गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस के हाथ पड़े तो दोनों ने सारे राज उगल दिए। यूं ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हो गया और उसकी निशानदेही पर गैस से मंजूर की लाश बरामद हो गई। इन दिनों ज़हूर अपने एक दुश्मन से तनाज़े के सबब जेल में था। जब इसको अपने भाई की मौत का पता चला तो वो पागल सिया हो गया। वो पुलिस वालों के पांव पड़ गया कि मुझको सिर्फ एक बार छोड़ दो, मैं अपनी बीवी और सास से अपने भाई के कत्ल का हिसाब ले लूं। लेकिन ऐसा कब हुआ है कि कानून खुद किसी को कत्ल का परमिट जारी कर दे। ये तीनों जेल में थे और मैं सुलग रही थी कि मुझ बदनसीब के लिए इससे बड़ी क्या सज़ा होगी कि उनके साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं पहले बेटी से जुदाई की सज़ा भगत रही थी और अब इसके जुर्म का सुनकर ज़िंदगी मेरे लिए एक दोहरी सज़ा हो गई। सच है कि जुर्म में मर्द बराबर का शरीक हो तब भी सज़ावार औरत ही ठहरती है। जुर्म तो बाबर ने भी किया था, मगर ये कहकर कि मैं उसकी मनकूहा हूँ तो मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। इसके नज़दीक रुखसती से क़ब्ल कुर्बत जुर्म न था। मुजरिम तो मैं ठहराई गई और सज़ा भी मुझे खूब मिली, जबकि बाबर को क्या फ़र्क पड़ा जिसकी वजह से एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद हुईं। मेरी बच्ची गुलनाज गलत हाथों में चली गई और इसे जेल की सलाखों के पीछे अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के खूबसूरत साल कैदो बंद की नज़र करने पड़े।